वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो आप जिस तरह सीखते हैं तो वो दूसरे को पता भी नहीं चलता कि आप सीख चुके हैं। I can't work in an environment where there's a lot of leg pulling और वो सारा कुछ। तो ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे साथ रूज रहमान साहबा तशरीफ़ रखती हैं। इनका बड़ा वर्सटाइल किस्म का बैकग्राउंड है। तो अगर कोई सरमद साहबाई साहब किसी का रेफरेंस देते हैं कि आप उसको बुलाएं या वो आएंगी या आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा या बंदी में कुछ ऐसा है कि उसे रेडियो या टीवी या किसी आर्ट के प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया जाए। तो आज रूज रहमान साहबा से पूछते हैं कि आजकल क्या हो रहा है और इससे पहले क्या करती रही। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रेडियो पाकिस्तान की इस पॉडकास्ट में मदऊ किया। और रेडियो के लिए आई हैव ऑलवेज़ हैड अ हार्ट, और यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशनसीबी है मेरी कि मैं यहाँ तक आई हूँ। जहाँ तक मैं क्या करती रही हूँ का सवाल है, तो करती तो मैं बहुत कुछ रही हूँ और कर भी बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन स्टार्ट वहाँ से करूँगी कि अगर आप एज अ प्रोफेशन, प्रॉपर प्रोफेशन की बात करें तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। और मैंने बहुत कम एज से, मतलब समझेंगे वो जो इंटरमीडिएट के बाद बच्चों को छुट्टियाँ मिलती हैं 2-2.5 महीने की, मैंने तब से आई स्टार्टेड। वो तो स्टार्टिंग में आपको पता है वो एज अ टाइम पास ही आप शुरू करते हैं, लेकिन जब मैं एजुकेशन की फील्ड में आई, पढ़ाने की तरफ इनिशियली, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाने के साथ साथ आप लर्न भी कर रहे होते हैं, आपकी टीचिंग के साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो बल्कि रही होती मैं है। तो ये कहता हूँ कि आप पढ़ाने के दौरान या सिखाने के दौरान वो चीज़ें भी सीख लेते हैं एग्जैक्टली जो कि आप नॉर्मली नहीं सीख नहीं पाते। सीख पाते, बिल्कुल और ऐसा ही उसका है। जो सबसे मज़े की बात ये है कि जब आप सिखा रहे होते हैं कोई स्किल किसी को या पढ़ा रहे होते हैं, करेक्ट, तो आप जिस तरह सीखते हैं तो वो दूसरे को पता भी नहीं चलता कि आप सीख चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखिए ना कि क्लास में अगर फॉर एग्जांपल 20-25 स्टूडेंट हैं और हम अगर कोई सर्टेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड 20-25 नए पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, उसका थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट है। तो मैंने अपनी जॉब को, अनफॉर्चुनेटली मैंने टीचिंग बहुत लंबे अरसे तक नहीं की। फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चली गई थी, करिकुलम डिज़ाइन हो गया और दीगर जो स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, लेकिन मैंने टीचिंग को कभी भी छोड़ा नहीं। मैं अपने जब कोई टीचर एब्सेंट होती थी या कोई टीचर बीमार है, तो मैं कहती थी कि मैं 15-20 मिनट के लिए आपकी क्लास ले लूँ, तो वो बड़ी हैरान होती थी कि मैडम आप क्या करेंगी। मैं कहती थी नहीं, वो कनेक्शन, आई डोंट वांट टू लूज़ द कनेक्शन बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट्स। तो और कुछ चीज़ें मैं, क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती रहती थी अपने काम के दौरान, अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं देखती थी कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टिल लैक करती हैं। जो एक बॉन्डिंग होती है टीचर स्टूडेंट की, हमारे यहाँ, सॉरी टू से, मतलब मुझे इस चीज़ को देख के अफसोस होता है कि वो बॉन्डिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ डिफ्यूजिंग। और बहुत ही स्टूडेंट भी बहुत प्रोफेशनल हो गए और टीचर्स भी बहुत ही प्रोफेशनल हो गए, मतलब उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया एंड एंड ऑफ द स्टोरी। तो फॉर्चुनेटली हमने जिन असातिज़ा के साथ पढ़ा है, वो उस वक्त तक भी वो बॉन्डिंग वाला वो टाइम था मेरी जब यानी स्कूलिंग टीचर हुई का है। एक पैशन था पढ़ाना, एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली, उसे एक मिशन के तौर पे लेता था। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। स्टूडेंट ये था कि वो एक डिवोशन थी कि भाई मैं कुछ सीख रहा हूँ यस, और ये उस्ताद का दर्जा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वो दोनों चीज़ें उसमें कम उसमें हो गई बहुत हैं हद या तक ख़त्म होने को है। मेरे ख्याल से तो वो शायद ख़त्म हो ही चुकी हैं। हम्म। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी वो जो ड्यू रिस्पेक्ट जो टीचर्स को मिलनी चाहिए, वो अब वो चीज़ ख़त्म। मतलब पेरेंट्स को लगता है कि जो हम फीस दे रहे हैं, सो वी हैव बॉट द स्कूल एंड बॉट द स्टाफ एंड बॉट द टीचर्स एंड एवरीबॉडी। नहीं, वो यानी बच्चे या पेरेंट ये समझते हैं भाई टीचर का ये हाँ, काम ये है। काम है।
और टीचर भी फिर अब उसी तरीके से ट्रीट। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मतलब मुझे अब तक याद है, बहुत पुरानी मेमोरी है मेरी। मेरी जो उर्दू की टीचर थी, और मेरा लबो लहजा अगर जो साफ़ है उसकी मैं समझती हूँ कि 50% जो है उसका क्रेडिट उनको जाता है। वो उर्दू की टीचर थी, तो वो लगता था कि उर्दू की टीचर है। मतलब मुझे याद है कि वो लॉन्ग कुर्ते पजामे गल्फ वाले, और उस वक्त एक चीज़ होती थी अबरक जिसे कहते हैं, जी जो दुपट्टों में लगती थी। जी जी उनके अबरक वाले दुपट्टे होते थे, लंबे उनके बाल थे। मतलब वो आप उनको देखो तो आपको लगता था कि हाँ ये उर्दू की टीचर हैं। और बहुत ही शुस्ता उनकी ज़बान, बहुत ही उनका जो डिक्शन था वो बहुत क्लियर था। तो हमें राइटिंग पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। अब तो खैर राइटिंग का तो कोई। आपने फॉर्मली कहाँ तक तालीम हासिल की? मैंने फॉर्मली मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये कब की बात है? ये भी बहुत कदीम बात है। अच्छा 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 बहुत वक्त गुजर गया। अच्छा अच्छा। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में यानी पढ़ने के बाद उस बजाय किसी उस शोबे में जाने के आप एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक रहीं? जी, अच्छा। एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने टू बी ऑनेस्ट इसलिए पिक किया था बिकॉज आई फाउंड इट ईजी टू डू उस वक्त। क्योंकि मैं उस वक्त 3-4 चीज़ें कर रही थी। मैं एक तो मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी, प्लस आई वाज वर्किंग विद अ स्कूल। और फिर मतलब एक वो चीज़ थी ना कि आपने एक डिग्री लेनी है। उस वक्त आई वॉज नॉट दैट मच फोकस्ड ऑन एजुकेशन। मुझे वो एक फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा जो मेरी इनफॉर्मल लर्निंग जो हो रही थी ना, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थी। तो बस वो एक आपको चाहिए होता है ना सीवी में लिखा हुआ कि जी मास्टर्स किया हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मास्टर्स वो था कि बस जी सीवी में हो जाना चाहिए कि मास्टर्स है। बाकी मेरा इंटरनेशनल रिलेशन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, मैं जब आपसे बात भी हुई फ़ोन पे, जब हमारी मुलाकात भी जी हुई, जी हम इस प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू करते रहे जी जी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, जैसे मौसीकी या अदब पे। जी। तो आप में यानी शक्ल सूरत या अपने लबो लहजे के अतबार से यानी स्टेज या फिल्म या रेडियो या टेलीविज़न, आप उसकी तरफ क्यों नहीं गई? I think it all depends on the opportunity that you get and luck. या मुझे कोई उस तरफ लेके एक्चुअली रेडियो मैंने थोड़ा सा किया, टीवी मैंने ऐसे किया कि व्हेन आई वाज इन स्कूल तो उस वक्त कराची टेलीविज़न से एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा था संग संग चलें के नाम से, जिसको होस्ट कर रहे थे अफशा अहमद और जावेद मीर साहब। मैं अफशा साहबा के नाम लेने लगा था। जी जी। तो उनकी टीम जो थी वो ऑडिशन के लिए हमारे स्कूल आई थी। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट स्कूल कौन सा था आपका? ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल कराची, गुलशन अच्छा, इकबाल। बिल्कुल सही। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे साथ कुछ 1-2 और स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था बिकॉज आई वाज वेरी एक्टिव इन मतलब स्टेज, मतलब जो हमारे ड्रामाज होते थे स्कूल बेस्ड और सिंगिंग, आई वाज वेरी एक्टिव इन दैट। तो वो 4 साल जो मेरे पीटीवी के साथ गुजरे हैं, मुझे अब तक याद है स्टूडियो डी में हमारी रिकॉर्डिंग होती थी। और बिल्कुल ऐसा लगता था कि लाइक इट्स अ ड्रीमी सिचुएशन। मतलब मेरे जैसे बच्चे के लिए वो फर्स्ट टाइम जब स्टूडियो में एंटर हुआ तो मुझे लगा कि वाओ, लाइक दिस इज़ लाइक वो विज़र्ड ऑफ ऑज में वो जो एक होता है ना पूरा एक क्या मैं उसको कहूँ, किस तरीके से डिस्क्राइब, इट वाज अ वेरी ड्रीमी सिचुएशन। लेकिन आपने उसको एज ए करियर, जो मेरा सवाल था, कि उसको परसू क्यों नहीं किया? यानी आपके देखिए जहन में नहीं आया यानी जहाँ आपको रोजगार या हाँ, कुछ मसरूफियत मिल गई? आप कुछ ये भी कह सकते हैं कि एक तो रोजगार, और दूसरी बात ये कि आई डोंट नो वेदर इट इज़ सूटेबल टू से ऑन एयर और नॉट, बट हमारे यहाँ जो एक सर्टन लॉबीज हैं, यू नो दैट, एंड देयर आर सर्टन पीपल जो आपको पुश करते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं। आई कुडंट गेट दैट। मैंने एक प्राइवेट चैनल के साथ काम किया था और बहुत थोड़े अरसे किया, ऑल्दो कि मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। लेकिन हुआ ये कि जो मेरे सराउंडिंग में लोग थे, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वेरी टेरिफाइड ऑफ मी, क्योंकि शायद बाकी लोग शायद स्पून फीडिंग के साथ चलते होंगे। मैं इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र तो नहीं करती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत एक्सपोजर है मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो भी आपका मौजू है आप वो मुझे दे दिया करें,
और मैं अपने मतलब बुलेट्स में मैं अपने पॉइंट्स नोट कर लूँगी। मैं ये स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं पढ़ सकती बैठ के आपने मुझे हर्फ बा हर्फ लिख के दे दिया और मैं उसको तोते की तरह पढ़ दूँ। मेरे पास टॉपिक होगा, मैं एक्सटेम्पोर में बात करूँगी, मैं इस तरह बात नहीं कर सकती कि आपने मुझे एक स्क्रिप्टेड चीज़ दे दी और मैं पढ़ दूँ। हाँ, कोई ड्रामा हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें समझ आता है, लेकिन अगर आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं या इवन रिकॉर्डेड भी कर रहे हैं, इफ़ यू हैव गॉट अ टॉपिक एंड यू नो हाउ टू स्पीक, सो आई डोंट थिंक यू नीड अ स्क्रिप्ट। अच्छा, उसमें फिर वो जो मेरे साथ के लोग थे उनको बहुत परेशानी हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ मतलब बहुत अलग लय पे जा रही है, तो बस फिर वो वहाँ डिसकंटिन्यू किया। आई कांट वर्क इन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेग पुलिंग और वो सारा कुछ। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी जो क्रिएटिव काम कर रहा है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। तो मैंने खुद ये ही उस चीज़ को थोड़ा खैर सा बात कह ये दिया। मुझे भी एक्सपोजर है। मेरा ये ख्याल है कि शायद प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत होता है एग्जैक्टली कि आपको अगर ये लगे कि ये फ़लाँ बंदा या बंदी जो है ये ओवरकम कर जाएगी या लीड करना शुरू कर देगी, एग्जैक्टली तो अब आपकी जगह फिर कौन सी रहेगी। तो करेक्ट। वो फिर थोड़ा सा ये कोशिश की जाती है कि भई उसको कट टू साइज़ ही रखा जाए। तो फिर ज़ाहिर है अगर आपका यानी एक ख़ास लेवल से बढ़ के टैलेंट है तो आप उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाएँगे या कोई और रास्ता लेने पे ऐसे ही आपका। है, ऐसे ही है। बस फिर कुछ अपने पर्सनल रीजंस भी थे, तो मैंने कहा कि अब लेट्स फोकस ऑन वर्क ओनली। फिर मैं उसके साथ साथ जो मेरा पैशन एक म्यूज़िक और ये जिसे कहते हैं आप पढ़ने और रिसाइटल्स के अलावा, आई आई हैव अ हार्ट फॉर यू नो द कम्युनिटी एनिमल्स। तो मैंने अपनी कम्युनिटी के जो एनिमल्स थे मैंने उनके लिए भी काम करना शुरू किया अपने एक छोटे से पैमाने पे। और अभी मतलब पिछले 15-20 सालों से मैं रेस्क्यू भी करती हूँ एनिमल्स और उनको रीलोकेट और रिहैबिलिटेशन का काम भी करती हूँ। और अब मैं जो है वो इस पोजीशन पे हूँ कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बाकायदा एक इदारा बनाऊँ। नाम भी मैंने उसका सोच लिया है, जेनेसिस। आई हैव सजेस्टेड माई सेल्फ अ नेम कि जेनेसिस के नाम से मैं एक कम्युनिटी एनिमल्स की रिहैबिलिटेशन के लिए एक इदारा बनाना चाहती हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। और प्लस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ज़रूर हम अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें कि हाउ कैन वी को एग्जिस्ट विद द एनिमल्स। क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में तो अनफॉर्चुनेटली इंसानों को ही कोई नहीं पूछता, तो फिर वही बात आ जाती है कि जानवरों को कौन पूछेगा। लेकिन बहरहाल आई वांट टू डू समथिंग अबाउट दिस। मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह आपने कहा कि कम्युनिटी एनिमल्स के हवाले से आप बात करी, फिर आपने कहा कि इंसानों को कोई नहीं पूछता तो जानवरों को कौन पूछेगा। तो मैं ये कभी-कभी ये सोचता हूँ कि जिस तरह कुछ लोग क्लासिकल म्यूज़िक के साथ आज भी जुड़े हुए हैं या लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आम बंदा तो शायद उन्हें कहेगा कि भई ये इस फारिग ज़माने लोग में हैं। क्या काम कर रहे हैं। हाँ सही। मेरा ये ख़्याल है कि सोसाइटी की जो खूबसूरतियाँ हैं या जो उसमें हुस्न है, वो शायद इसी वजह से है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे लोगों ने जो मर्ज़ी कहें वो अपने पैशन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मौसीकार है या मौसीकी का काम करता है, वो सीखता है, सिखाता है, तो वो उसमें लगा हुआ है। तो ये वो थोड़े पॉकेट्स हैं या वो कुछ ऐसी ये लंग्स हैं सोसाइटी के, जिनकी वजह से सोसाइटी आगे चलती रहती है, मुआशरा आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, हमारे यहाँ असल में हर चीज़ ना अब बहुत ही उसे क्या कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ बहुत कैलकुलेटिव है। हम कोई भी काम जब करने लगते हैं तो मतलब जैसे मैं अपनी अपनी कम्युनिटी में जब रेस्क्यू का काम करती हूँ या उनको रिहैबिलिटेट करती हूँ, तो मुझे अमूमन अपने सराउंडिंग से इवन फ्रेंड से क्वेश्चन आता है कि तुम्हें इसमें क्या फ़ायदा है। तो हमारे पास ना अब फ़ायदा नुकसान वाला एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ही काम कर रहे हैं तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। भाई, आपका एक इनर पैशन भी होता है, आप इंसान हैं, आपके अंदर जज्बात हैं, आपका ज़ौक़ है, आपके अंदर एक जमालियात की हिस्स है, उसको आप किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। मतलब मैं नहीं समझती कि अगर आप उन चीज़ों को बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे तो आपकी लाइफ में पीछे रह क्या गया। मेरे ख्याल में हम इसको रोबोटिक बड़ी सादा लफ्ज़ों में इस तरह बयान करते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आप गाड़ी में चौक में किसी में चले गए हैं, तो आप गाड़ी रोक के किसी दूसरे को रास्ता देते हैं, तो जो वो एक तशक्कुर के जज्बात उसके अंदर चेहरे या जेस्चर से आपको वो शो बिल्कुल करेंगे, तो मेरा ख्याल है शायद वो आपका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजारें।
तो अगर आप ज़िंदगी में भी कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा आपने हॉबी रखी हुई है जी जिस तरह शायद इसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, कि जिस तरह कोई एक लिखने वाला कुछ लिखता है या गाने वाला गाता है या मौसीकी किसी आला मौसीकी को वो बजाता है, तो जो उसको पीस मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो शायद उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी आपका जो कम्युनिटी एनिमल्स को सेव करना, ये भी शायद उसी एक उसका पहलू है। जी जी। तो आप कराची, जो कराची एड्स हैं उनके लिए पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ही है? मिथ है ये एक। अच्छा, ये यानी एक myth इंसान है। में अडॉप्टेबिलिटी है, वो जहाँ भी मैं जाए। एक्चुअली मेरी पूरी लाइफ कराची में ही गुजरी है। मैं पैदा कराची में हुई, पढ़ाई, जॉब, सब कुछ। लेकिन मैं पिछले 5 साल से पंजाब में हूँ, और इस बीच में मैंने लाहौर भी जाकर रहने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की नाकाम कोशिश की, जो कि मैंने एक्चुअली मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उम्र के उस हिस्से में पहुँच गई हूँ कि जहाँ मैं ना कंक्रीट से भागती हूँ। आई लव लिविंग बिटवीन द नेचर, जहाँ से आपको दरख्त, सब्ज़ा, पहाड़, हवा, दरिया, ये सब नज़र आता रहे। गो के बारिशों की वजह से तो कुछ ज़्यादा दरिया नज़र आया, लेकिन ये है कि फिर भी दिस प्लेस इज़ लाइक फॉर मी इट्स माई सेफ हेवन। तो मैं इसके बारे में ये कहता हूँ कि ये गांव का गांव है और शहर का शहर है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पे मैंने एक स्टोरी भी लिखी जो इंग्लैंड में भी किसी वेबसाइट पे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होकर शाया हुई। मैंने तो बुनियादी तौर पे पंजाबी में लिखी, अच्छा। कि उसका नाम भी है अ बर्ड इन द केज। ओह। तो कहने का मतलब ये है कि यानी वाकई एक वक्त आता है कि आप तब्दीली मांगते हैं, आपका जहन जो है, तो ये आपकी जो इसकी वजह क्या हुई कराची से इस्लामाबाद आने की? कराची से इस्लामाबाद आने की वजह बेसिकली एक तो बेटी की पढ़ाई भी थी, और दूसरा मेरे हस्बैंड भी रीलोकेट करना चाहते थे। ही वांटेड टू, उनके लिए इस्लामाबाद, पिंडी इज़ अ प्रेफरेबल सिटी टू लिव। तो बस फिर जहाँ मियाँ वहाँ हम। तो मियाँ क्या करते हैं? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मियाँ मेरे क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड क्लासिकल सिंगर हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब के पोते हैं। रज़ा अली खान साहब। बिल्कुल जी। सही। अच्छा, मैंने जब उनके बारे में, जब आपने मुझे कहा ना कि रज़ा अली खान ने जाना है उन्होंने कराची, तो मैंने उनको छोड़ना है, तो फिर मैंने आना है, तो मैंने ज़रा गूगल पे देखा कि भाई ये रज़ा अली खान नाम चूँकि सुना हुआ था, तो वो उनके बारे में आता था कि ही इज़ लिविंग इन इंडिया, कलकत्ता। नॉट एनी मोर। नहीं, तो वो किस तरह, ये फिर आप दोनों का मिलना किस तरह हुआ? बस किस्मत ने मिलवा दिया। अच्छा। मिलना इस तरह हुआ कि बस आई एक्चुअली, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम बेसिकली फ़ैन ऑफ डैडी। रज़ा के जो फादर हैं मुनव्वर अली खान साहब, मैं उनको सुनती थी, और फिर वो सुनते सुनते मुझे पता चला कि उनके एक अदद साहबजादे भी हैं। फिर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जिनके थ्रू वी मेट, एंड then we both realized that we should be in each other's life. बिल्कुल सही। So that's how we got यानी married. आप दोनों ने फैसला किया कि सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं, इकट्ठे रहना ज़रूरी है। और इकट्ठे रहकर पता चला कि it was not a bad decision at all. बिल्कुल Because पता है क्या अकमल साहब, मैं पर्सनली ये समझती हूँ, मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि आर्टिस्ट की ना एक अपनी दुनिया होती है, उसका एक अपना ही एक जहान होता है जिसमें वो जीता है, और उसको एक स्पेस चाहिए होती है अपनी क्रिएटिव साइड को अलाइव रखने के लिए। आप यू कांट कंट्रोल, मतलब आप उसको दही, धनिया और ये घर की ग्रोसरीज आप उससे नहीं मंगवा सकते, आपने उसको उसकी स्पेस देनी होती है। तो मुझे थोड़ी सी इस चीज़ की समझ थी शायद, और खान साहब को लगा कि शायद मुझे इस चीज़ की समझ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो ही इज़ वेरी हैप्पी, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, बिकॉज वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रोफेशन एंड वी बोथ गिव रिस्पेक्ट टू। हालांकि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, खान साहब अपने करीब जानवर क्या, परिंदा भी नहीं फटकने देते थे। अब वही खान साहब हैं कि मेरे कुत्ते, बिल्लियाँ, मेरे तोते उनकी गोदों में बैठे होते हैं, एंड वो उनका रियाज एंजॉय करते हैं। आपको पता है, एनिमल्स और बर्ड्स, they have this sense of listening to good music. अच्छा जी, तो आपको खुद भी म्यूज़िक से थोड़ा लगाव है?
हाँ, मैं बचपन में तो कर चुकी हूँ म्यूज़िक, थोड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे वो भी। तो आपने बताया भी ना कि हाँ। पीटीवी के साथ भी आप अफशा अहमद के हाँ साथ जी, हाँ प्रोग्राम जी। करती थी, तो उसमें आप कोरस में होती थी या लीड गाती थी, क्या गाती नहीं, थी? उसमें तो कोरस सिंगिंग भी होती थी, लेकिन हम लोगों की वंस अ वीक सोलो परफॉर्मेंसेस भी होती थी। मतलब वो हमारे जो उस्ताद थे वो खुद ही पिक करते थे किसी स्टूडेंट को, एक को, और कोई कॉम्पोजिशन होती थी तो वो देते थे, तो हम गाते थे बिल्कुल सही, तबला एंड हारमोनियम के साथ। बिल्कुल सही। तो अभी तो आपके घर में ये सारी सहूलत मौजूद है, तो अब इससे कुछ मुस्तफ़ीद हो रही हैं? कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल सही, लर्निंग की कोशिश कर रही हूँ, और सुनने की, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि खान साहब ने मुझे कहा कि सुनो, बिल्कुल तो सही, मैं फ़िलहाल तो सुन रही हूँ, अभी गा नहीं रही। हल्का-फुल्का गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जब वो परमिशन देते हैं कि हाँ, सुनाओ, तो फिर बिल्कुल अ, सही। तो खान साहब कितना टाइम रियाज़ करते हैं? खान साहब का कोई टाइम फ़िक्स नहीं है। वो हुँ, उनका बेसिकली रियाज़ वही होता है जब वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा, अब जैसे अभी वो कराची गए हुए हैं, मैंने आपको बताया, तो कराची में एक्चुअली मैं ज़िक्र करना चाहूँगी ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस और ब्रिटिश काउंसिल के कोलैबोरेशन से एक प्रोजेक्ट हो रहा है दरसगाह के नाम से। एपीएमसी को आई थिंक आपकी नॉलेज में होगा, लीड करती हैं आयला आयला रज़ा, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जी, साहबजादी जी, हैं। जी, जी। तो वो जो है, ये एक इन हाउस ट्रेनिंग है। मतलब जैसे जो एक पुराने ज़माने में एक कॉन्सेप्ट होता था कि जहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे वो अपने उस्ताद के साथ रहते थे, खाना पीना। मेंटोरशिप, यस, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। तो वो वहाँ पर उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके अलावा दो और वहाँ पे टीचर्स हैं। एक सब्ज़ली साहब, जो उस्ताद सब्ज़ली जो हैं तबला जी, जी। जो मास्टर हैं वो हैं, और अशरफ शरीफ खान साहब, जिनको हम प्यार से टोनी भाई कहते हैं। जी, वो जो बहुत सितार सितार सितार। शरीफ खां पूँछ जी वाले जी के, जी, उनके साहबजादे जी, जी, हैं, जी। उनके साहबजादे। और वो तो बहुत अच्छा सितार बजाते हैं। एक्सीलेंट, जी, जी। एक्सीलेंट। तो ये लोग, ये तीन उस्ताद हैं, मतलब एक वोकल्स के, एक तबला के, और एक सितार के, और उनके साथ उनके स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें मिक्स है, मतलब कुछ टाइम उनकी ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हुई है, लेकिन ज़्यादा फोकस उनका इन हाउस ट्रेनिंग पे है। मतलब अब जैसे अब स्टूडेंट्स के साथ वो टीचर्स हैं, तो अब आप समझिए ना कि 2.5-3 महीने जब आप अपने उस्ताद के साथ रहते हैं, आपका खाना पीना सोना उठना, तो वो सब वहीं पर है। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया इसको। अच्छा, मैं आपने मुझे एक क्लिप भेजा था, अपनी रिकॉर्डिंग का कोई लिंक भेजा था, वो जी जी आपकी रिसाइटल जो आप शायरी पढ़ रही हैं, वो जी। बहुत बिल्कुल दैट वाज़ अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ओके, आप प्रॉपरली रेडियो में, यानी रेडियो ड्रामा या जो वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे आप क्यों नहीं आई? नेवर गॉट एनी प्लेटफॉर्म। नहीं, आपने कोशिश भी नहीं की ना? मैं, देखिए, मैंने कोशिश की थी, मैंने आपको बताया, मैंने एक प्राइवेट चैनल को अप्रोच किया था, और नहीं, मैं मैं खुद से रेडियो की गई। बात कर रहा मैं हूँ। रेडियो की ही बात कर रही हूँ, वो रेडियो ही था जहाँ मैं गई थी, लेकिन ये कि बस वो मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ड्रामा भी करूँ, या क्योंकि हम वो लोग हैं जो हम अपने अब्बा को सुनते थे, अत्तर शाह खान जेदी साहब का रेडियो पे एक प्रोग्राम चलता होता था, वो मेरे अब्बा सुना करते थे। वो जब अपनी छुट्टियों में आते थे तो हमारे घर में रेडियो लग जेदी जाता के था। मेहमान, यस, जेदी के मेहमान। बिल्कुल सही। तो वो हम सुनते थे। इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, तलत हुसैन साहब को सुना, बुशरा अंसारी, और एक बहुत पुरानी आर्टिस्ट होती थी अर्शे मुनीर। जी, जी, जी। वो, मतलब इन सब खालदा रियासत, इन सबको मैंने सुना है अपने बचपन में। तो वो उनकी जो वॉइस क्वालिटी, और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी, कहाँ पर आवाज़ ऊपर करनी है, कहाँ नीचे करनी है, कहाँ धीमा रखना है लहजा, वो सब कुछ बड़ी वो रिफाइंड चीज़ थी जो मैंने सुनी है इतना टाइम। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। जी, अरूज साहबा, इंशाल्लाह आप आज यहाँ तशरीफ़ लाई हैं तो ज़रूर हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ से हम फ़ायदा उठाएँ। तो अभी अगर कुछ शायरी आपको कुछ याद हो, आप कुछ हाँ, पढ़ना बिल्कुल। एक फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म है, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा भी है, और मुझे कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ़ को उस नज़्म के साथ रिलेट कर सकती हूँ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे।
वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वाह, बहुत शुक्रिया रूज रहमान साहबा, आपसे गुफ्तगू करके मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको एक मंजे हुए आर्टिस्ट के तौर पे भी रेडियो में देखा करेंगे और आपकी आवाज़ सुना करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।